बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों के सामने अब वो जानकारी रखने जा रहे हैं क्यों हमने यहां पर अपने मेहमानों को 12 देशों के 12 राजदूतों और जानकारों को 2 ग्रुप्स में बांटा है। यह भी आप समझ जाएंगे कौन किसके साथ। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मामला डामाडोल सा नजर आता है। अमेरिका है किस तरफ? जैसा कि सज्जनहार साहब ने कहा कि अमेरिका की तरफ है। चीन, शी जिनपिंग पूरी तरह से रूस के साथ खड़े नजर आते हैं। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी साफ तौर पर नजर आती है। और इसमें अगर ईरान को भी ऐड कर लिया जाए तो ईरान भी रूस के साथ, रूस के पक्ष में खड़ा नजर आता है। और ईरानी ड्रोन्स ने रूस के लिए कितना फायदा पहुंचाया है यह भी हम जानते हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने ब्रिटेन को लेकर भी एक तस्वीर यहां पर देखी, ब्रिटेन का यह सहयोग किस तरीके से पुतिन के निशाने पर आ रहा है। बेलारूस को लेकर मैंने सवाल किया, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, और यहीं पर की गई पुतिन की यह तैयारी, बेलारूस में की गई तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि रूस के साथ है। और वहीं जर्मनी का यह सहयोग जो यूक्रेन को मिल रहा है, समीर, हम देख चुके हैं किस तरीके से जर्मनी भी सीधे रूस के टारगेट पर आ चुका है। और जर्मनी सीधे रूस के टारगेट पर है, टॉरस मिसाइलें दे रहा है, लॉन्ग रेंज के हथियार जर्मनी को दिए जा रहे हैं। और ये अपने आप में रूस के गुस्से का बहुत बड़ा सबब है। और देखिए एक बड़ी खबर यूक्रेन को लेकर, ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत, जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे। दोनों में 75 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा यूक्रेनी हमलों का बदला पुतिन जरूर लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन, यूक्रेन ने जो हमले किए, रूस के एयरबेसेस को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसका बदला जरूर लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खास करके अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हम देखें, पूरी तरह से अमेरिका चट्टान की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। तब हम कहते थे कि अमेरिका के दम पर ही यूक्रेन टिका हुआ है। और आज अमेरिका पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप आगे होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बल पर ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की जंग में डटे हुए हैं। क्या ऐसा ही है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब जो बाइडेन, पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जब वो गए थे कीव में पोलैंड से, तो उन्होंने कहा था अमेरिका विल बी विद यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। मतलब हम हर हद तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। पर ये पासा बिल्कुल पलट गया जब डोनाल्ड ट्रंप आए उसमें। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कि 1 सप्ताह तक ना कोई हथियार दिए, ना कोई इंटेलिजेंस दी यूक्रेन को, जिसकी वजह से रूस काफी हद तक यूक्रेन की धरती पर कब्जा कर पाया। तो आजकल यही प्रतीत हो रहा है, जो यूरोप तो बिल्कुल साथ है यूक्रेन के। और ऐसा भी है, यूक्रेन ने जब ये वाली 1 जून को इतने सारे हमले किए होंगे एयर बेसिस पर जी, उनको इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी होगी। परंतु ऐसी खबर है जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इत्तला भी नहीं दी। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए और कुछ नहीं हो। आपको लगता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की सहायता के बगैर यूक्रेन इस हमला करने में कामयाब रहा है? अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जो यूरोप की इंटेलिजेंस से उसने ये काम किया होगा, परंतु जो ड्रोन्स बनाए हैं वो तो उसकी अपनी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो किया है, उसमें कोई और बाहर की सहायता उनको नहीं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू। लेकिन ये 75 मिनट की बात क्या हुई होगी, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जिसमें वो ये साफ संकेत दे चुके हैं कि रूस बड़ा हमला जरूर करेगा। बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे दुश्मन उस तरफ है, मैं तो रूसी हूँ आज सुबह के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। जो बात हुई है, जब उसने कहा है कि रूस बड़ा हमला करेगा, व्लादिमीर पुतिन हैज मेड इट क्लियर, पहले भी उनकी बातें हुई थी कि अब इसका जो है बदला ऐसा लूंगा कि इन लोगों की रूह कांपेगी। ही इज गोइंग टू एलिमिनेट यूक्रेन, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैम, एक बहुत जल्दी से बता देता हूँ, दूसरे विश्व युद्ध से थोड़ा सा पहले एक स्टालिन होते थे वहां के नेता, ये शायद लेनिन ने कहा था, अगर यूक्रेन चला गया हमसे तो हमारा सर चला जाएगा दर्द से। इतनी इज्जत कर, ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि वो कभी पश्चिमी अलायंस में चला जाए, वो बर्बाद कर देगा उसको। एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और मदद, ये जो कहते हैं कि अमेरिका ने नहीं की थी, अरे वो क्या नाम है उसका, वो जो मेलन मस्की जो है, उसके सारे सैटेलाइट स्टारलिंक वो सब दे रहे थे इंफॉर्मेशन यूक्रेन को। ये ब्रिटिश ऐसे ही दम कुछ नहीं है, बस दिखाने के लिए हमने किया, तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। हमारे साथ अमिताभ जी मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये बताइए कि आप
पोलैंड का यहां पर हम पोलैंड के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब तो बातें यहां तक होने लगी है कि रूस जो है वो बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है। लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सारे देशों की भी बात हो रही है। क्या बात यहां तक पहुंच गई है? अब वो मकाम आ चुका है क्या? देखिए, रूस ने बहुत पहले क्लियर कर लिया था कि वो किसी भी देश पर अटैक नहीं करना चाहता है, और यूक्रेन पे भी लास्ट रिसोर्ट में किया, क्योंकि पूरी तरह से नेटो ने उनको घेर लिया था। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, वो अपने आप को इस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल मान रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी सोवियत यूनियन और उसके पहले ज़ारशाही वहां रही थी। लेकिन पोलैंड जो यूरोप की सबसे बड़ी आर्टिलरी और इन्फेंट्री पावर रखता है तुर्की के बाद, नेटो का सदस्य है, वो भी हिस्टोरिकली यही कहता है कि हमें अगला निशाना पोलैंड होगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका एनेक्सेशन जो है वो यूक्रेन को और उस भूमि को है जिस पर रूसी रह रहे हैं। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते अब यहां तक आ गई है कि अब पोलैंड ही नहीं, अब अमेरिका को भी लगने लगा है। फ्रांस तो मानता ही है कि किसी भी समय यूरोप पर अटैक होगा तो फ्रांस पर अटैक होगा, इंग्लैंड पर अटैक होगा। कहने का मतलब है पूरे तरह से इनसिक्योरिटी का कहिए एक बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई है, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल अपने आप को इस समय बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड पा रहे हैं। और पोलैंड इस समय सबसे ज्यादा वोकल भी है। हम कहते हैं न्यू यूरोप, जो यूरोप के पार्ट जो सोवियत संघ से हटकर या आयरन कर्टन से हटकर नए राज्य बने थे, उनमें सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। हालांकि रूस का वैसा कोई इंटेंशन नहीं है, और इससे रूस को घाटा ही हुआ है। फिनलैंड, स्वीडन दोनों उसके सदस्य बन गए नेटो के, जो पहले कभी नहीं थे। और फिनलैंडाइजेशन की एक नीति थी। एक चीज और अभी तक हमने नहीं देखी थी कि किस तरीके से इस जंग में ड्रोन ने वॉर की परिभाषा को ही बदल दिया है।